नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर अब्बासी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है उसवा हसना और फैमिलीज़म। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम्स का ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद उसवा हसना से वो तालीमात अख़ज़ करना है कि जो हमें हमारी अमली ज़िंदगी में कामयाब बना सकें और हमारे लिए मशअल राह हों। फैमिलीज़म या ख़ानदानियत के तसव्वुर को सिर्फ़ मशरक़ी अक़दार या ख़ुसूसन इस्लामी माशरत के साथ जोड़ना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आलमी सतह पर इस बात का इदराक मौजूद है कि ख़ानदान के अफराद में क़ुर्बत, गर्मजोशी और हमदर्दाना ताल्लुकात का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, जबकि मुआंदाना रवैयों, नज़रअंदाजियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में ख़ानदान के अफराद न सिर्फ़ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बल्कि नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए माहिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि फैमिलीज़म को मजबूत करना और परवान चढ़ाना न सिर्फ अफराद के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि माशरे के लिए भी सूदमंद। अलबत्ता इस बात से इनकार नहीं कि अगर फैमिलीज़म का ताल्लुक़ अक़ायद के साथ मजबूत हो जाए, जैसा कि इस्लाम में है, तो माशरे में ख़ानदानी अक़दार की तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ आसान हो जाएगा। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब ताहा कुरैशी साहब। ताहा कुरैशी साहब मेंबर ब्रिटिश एम्पायर हैं। इसके साथ साथ वो चेयरमैन हैं फर्ड यूके के, जो है फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्नफ़ हैं और ताहा कुरैशी फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। ताहा साहब की खिदमत खल्क़ की तरफ खुसूसी तवज्जो है और फ़िलैंथ्रोपी उनका एक मशग़ला है। ताहा साहब, बहुत शुक्रिया आपको वक्त निकालने का। वेलकम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर रुबाब मुसर्रद साहिबा। डॉक्टर साहिबा नमल यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं और आज हमने उन्हें खुसूसी दावत दी है कि वो हमें उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में फैमिलीज़म से मुताल्लिक़ जो रहनुमाई है उस पर वो हमारे साथ अपने ख़यालात शेयर कर सकें। मैं आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का जनाब ताहा कुरैशी साहब से। ताहा साहब, ये फ़रमाइए कि वो कौन से अवामिल हैं जो हमें इस तरफ माइल करते हैं कि फैमिलीज़म की तरवीज और तशरीह की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। डॉक्टर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपका ममनून और शुक्रगुज़ार कि आपने माशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ शुरू की है उसवाए हसना पर, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले भी आप कई प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं। अब जो आज आपने मौजू उठाया है, मैं समझता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो कुरान में आता है कि वो हमारे लिए एक उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, उसवा हसना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब ये जो कुरान की आयत है जी, हमें यही सबक सिखाती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को ना सिर्फ समझें बल्कि उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी जो जनरेशन, आपकी जो फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, अगर आपके वालिदैन भी उनके उसवा हसना पर अमल नहीं कर रहे तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि वालिदैन को भी उस तरफ आप मुतवज्जे करें। लेकिन ये हुक्म आया है कि उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती या तशद्दुद और जबर ना करें, उनको प्यार मोहब्बत से आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना की तरफ लाएँ। अब आते हैं जो आपने फरमाया है कि इसकी तरवीज और तशरीह फैमिलीज़म की कैसे की जाए, क्यों की जाए और कौन से अवामिल हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें ये बताते हैं। देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अमली ज़िंदगी में जो उनकी पहली ज़ौजा मुबारका थी, उनका किस कदर उन्होंने ख्याल रखा और आखिर वक्त तक वो उनको याद करते रहे और ये अमली तौर पर दिखाया कि उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हमारी जो उम्मुल मोमिनीन थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ कितनी मोहब्बत का उन्होंने और एहतराम का भी इजहार किया। अब अगर हम आए थोड़ा सा बच्चों की तरफ, तो हमें नज़र आता है कि सैयदना
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ामन थे और उनके कज़न भी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि उनके साथ किस कदर मोहब्बत और प्यार का रिश्ता था। फिर सिर्फ वहीं नहीं रुका, फिर उनके आगे बच्चे हैं जो नवासे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके मुंह को चूमना, उनके गले को चूमना, उन्होंने अगर नमाज़ पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में वो उनके ऊपर बैठ गए हैं तो अपना सजदा लंबा कर देना। यह है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें जीता जागता उसवा हसना की ऐसी मिसालें कि अपने रिश्तेदारों से, क़राबतदारों से जो आप मोहब्बत करो, उनसे प्यार का और आहसन सलूक करो उनके साथ। कुरान ने तो जी साफ कहा है ना, एक रिश्ता पहले बताया है कुरान ने जो एक जनरलाइज्ड रिश्ता है, वो ये है कि या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने आपको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, जो आदम अलैहिस्सलाम है, हव्वा सलामुल्लाह अलैहा है। तो क्या बताया कि आपके कौमें और कबाइल, पहले ये चीज़ बताई या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, फिर दूसरा हिस्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, कि आपकी कौमें और कबाइल तो सिर्फ पहचान के लिए हैं, ताकि तुम अपने आप को एक दूसरे को पहचान सको कि जी ये पाकिस्तान से आया है, ये कश्मीर से आया है, ये पेशावर से है, ये मुल्तान से है, जिमें असा सराकियाँ जी 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 साकू लोग जानते हैं जनाब सराकी इलाके देन, मुल्तान देन, तो ये कौमें सिर्फ पहचान के लिए होती हैं। तो हमें देखना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अमल को आगे कैसे पहुँचाया। तो तीसरा इसका जो इस आयत का जो पहलू है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अब कितना खूबसूरत एक पहलू ये बता दिया गया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम से तुम सारे हो, चाहे गोरे हो, काले हो, अमरीकी हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिश हो, जो भी हो, जी जी, तुम एक आदम और हव्वा की औलाद हो। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ फैमिलीज़म में भी जो हमारे यहाँ तासुबात होते हैं लड़कों लड़कियों से मतलब कि जी हमें लड़की क्या आ गई है हमारे सब घर, प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे आप सही फरमा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम जो हमेशा फैमिलीज़म की तरवीज की कोशिश करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं, तो हम किन अवामिल, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो हमें ड्राइव करते हैं कि हम फैमिलीज़म को प्रमोट करें? देखिए फैमिलीज़म में मैं ये कहूँगा इसकी कई अवामिल हैं। एक तो ये है कि जब वालिदैन बूढ़े हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको संभालने वाला कौन है। वो हम रोज़ाना बरतानिया में, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ओल्ड होम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब वहाँ जो हमारी एशियन कम्युनिटी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है, उनके अंदर ये फैमिलीज़म है। वो अपने वालिदैन, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर देम, बट दे विल लुक आफ्टर देम। तो ये एक फैमिलीज़म का मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और अवामिल हमारे अंदर जो इसके जो फैक्टर्स हैं जो इस तरफ हमें मजबूर करते हैं, तो हर जो पेरेंट हैं, जो कपल है, वालिदैन हैं, जो वो यही समझते हैं कि हमारे बच्चे इकट्ठे रहें, हमारे साथ रहें। और जो बूढ़े वालिदैन होते हैं, मैं खुद दादा हूँ, खुद नाना हूँ, मेरे जब नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ माशाल्लाह 10 हैं इस वक्त, वो जब आते हैं तो मेरा 1 किलो खून बढ़ जाता है। सर यहाँ पे फिर एक बात और बहुत अहम है ना, कि क्या हम फैमिलीज़म की तरवीज जो है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ा एक अहम सवाल है। मैं नहीं समझता कि ये सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से है, क्योंकि अब मेरे बच्चे हैं, मैं आपको ज़ाती मिसाल दूंगा। इस वक्त मेरे बच्चे हैं, अब वो 35-40 साल की उस रेंज में हैं, तो कल को उन्होंने भी 60-70 का होना है। तो ये हम एक ऐसा जो है वो छोटा सा पौधा, एक प्लांट लगा रहे हैं, जिसने कल को एक फलदार दरख्त बनना है, जिससे तमाम लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना है। तो ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, ये जो 1 यूनिट हम जो क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली को एक यूनिट बना रहे हैं, और जिस पर इस्लाम ने बड़ा जोर भी दिया है, ज़ाहिर है उसके फिर आगे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि किस तरह आप। जी सर, डॉक्टर रुबाब साहिबा को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वो कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जो मजबूत फैमिली स्ट्रक्चर के बगैर इंसान अदा नहीं कर सकता? थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आपका प्रोग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर है, जिसके ऊपर हमें इस माशरे में बात करनी भी चाहिए, करनी ज़रूरत भी है।
एज अ मीडिया पर्सन, एज अ टीचर, मैं ये समझती हूँ कि फैमिलीज़म बेसिकली, सबसे पहले तो तोहा साहब ने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया। फैमिलीज़म बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। हम यूनिवर्सिटीज़ को, हम स्कूल्स के अंदर तालीम देते हैं जो कि एक किताबी तालीम होती है। फैमिलीज़म बच्चे घरों से सीखते हैं। आपका रूट, आपका स्ट्रक्चर, आपका कल्चर, ये सारा का सारा आपका घर से आ रहा है। इसमें अगर हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, आपने कहा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारी मोरल लैंग्वेजेस हैं, हमारा मोरल कल्चर है। अब जैसे तोहा साहब ने बात की कि जैसे ये मुल्तान से बिलोंग करते हैं, इनकी सराइकी एक ज़बान है। अब एक इंसान गुजर रहा है तो हमें पता है कि जी ये इस फ़लाँ कल्चर से इसके रूट्स हैं, फ़लाँ कल्चर से इसकी बिलोंगिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फैमिलीज़म, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। हम वहाँ से रूट्स लेके बाहर आते हैं। कल को हम जब बड़े होते हैं, हमें चीज़ें उठना बैठना, ये सब चीज़ें हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, जो उन्होंने अपने बड़ों से सीखी होती है, जो इस्लाम में दी गई हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आपके पास एक फैमिलीज़म है, एक फैमिली स्ट्रक्चर है, एक यूनाइटेड फैमिली है, वो एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है जहाँ पर बच्चों ने आगे बढ़ के उसको लेके चलना। ये इसमें एक और चीज़ मैं, ये बहुत अच्छी इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेनेशन की है। एक चीज़ थोड़ी सी मैं कहूँगा जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के फ़ौरन बाद। नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। वक्फे से पहले डॉक्टर रुबाब बात कर रही थी कि हम फैमिलीज़म की तरवीज के साथ किन ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा वो कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जो हम फैमिलीज़म की तरवीज के साथ अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कि वालिदैन की खिदमत करना, उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है। देखें, फैमिलीज़म में होने से हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट हम एक दूसरे की कर सकते हैं। और इससे बढ़ के अगर मैं कहूँ, जैसे आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैं मतलब जब घर आती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ मेरे बहुत से काम करके रखा होता है। मतलब बड़ों का होना आपके लिए इतना एक अहमियत है कि वो सारे काम जो मैंने बाद में आके वर्किंग के बाद आके करने होते हैं, जो समटाइम्स इंसान थका होता है, इंसान नहीं कर सकता, वो होए पड़े होते हैं। अब मैं जैसे नेक्स्ट ऑन हमारा फैमिली आगे से मतलब डेवलप होगी, आगे मेरी औलाद होगी, नेक्स्ट उसकी तरबियत मेरे आने से पहले, अभी वो छोटा बच्चा है, वो फ़ौरन से स्कूल नहीं जाएगा। मैं वर्किंग में सुबह की गई, शाम को घर आऊँगी, एटलीस्ट एक मेरी मदर इन लॉ है जो उसको सिखाएंगी, जो उनको उसकी तरबियत करेंगी, जिसने बड़े होकर कल को माशरे की खिदमत करनी है। तो जब तक एक बुज़ुर्ग घर में है या कोई बड़ा घर में है, एक सिस्टम है, एक सपोर्ट है, अब बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं, बड़े हैं, वो उनको पढ़ाएंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो जब तक वो स्कूल गोइंग होगा तो वो मोरल वैल्यूज सीख चुका होगा, जिसमें मैं किसी हद तक कम काम कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं पूरा टाइम तो अपनी यूनिवर्सिटी में दे रही हूँ, मैं हाफ टाइम घर दे रही हूँ, उसमें भी मैं तरबियत कर पाऊंगी। लेकिन जो तरबियत वो घर से सीखेगा, बड़ों से सीखेगा, वो शायद उस हद तक मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास शायद टाइम का, आजकल हम लोगों के पास इतना बिजी शेड्यूल होता है, इतना मतलब हमारे पास टाइम नहीं होता किसी चीज़ को मैनेज करने का। तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं अगर आप एक फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप ये फरमा रही हैं कि आपकी सास साहिबा जो है वो जब आप आती हैं तो बहुत से काम उन्होंने किए होते हैं। लेकिन मैं आप दोनों से, ताहा साहब से और आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर बात कीजिए कि सास बहू की लड़ाइयाँ या उलझने कह दें आप, और नंद भावज की लड़ाइयाँ जो है वो एक हकीकत है। हम अगर चाहें भी तो उससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये उमूमन फैमिलीज़ के अंदर स्ट्रेस का बायस बनती है। तो ज़रा हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाइएगा कि हम कैसे इन उलझनों से निकल सकते हैं और फैमिलीज़म के जो डायनामिक्स जिनकी बात डॉक्टर साहिबा ने की है, उसके ज़रिए हम इस स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। जी ताहा साहब, आप। जी थैंक यू जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। अब जैसे डॉक्टर रुबाब ने कहा कि बहुत सारे काम हुए होते हैं, और जब बच्चे होते हैं घर में तो जो बड़े होते हैं वो उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अक्सर मिसाल दी जाती है ना सास और बहू की लड़ाई की या नंद और भावज की लड़ाई की, ये मैं क्योंकि बरतानिया में रहता हूँ तो मैं अक्सर वहाँ की मिसाल देता हूँ। तो ये सास और बहू का झगड़ा वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर सास और दामाद का ज़्यादा झगड़ा होता है। अच्छा, ये नई डायमेंशन। पाकिस्तान में वैसे सास और दामाद का जो है वो झगड़ा आप गोरों से बात करें ना, नहीं होता जी। आप गोरों से बात करें ना तो वो माय मदर इन लॉ डोंट इवन आस्क मी, हाँ जी, मुझे मत पूछो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास जो कैसी हैं। वो मतलब है कि वहाँ ये एक बिल्कुल एक एक्सेप्टेड जो है ना जी ये फिनोमिनन है। अच्छा। कि कोर्ट्स को भी पता है कि जी जो सासें होती हैं वो किस तरह
दामादों के साथ जो है ना डील करती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फैमिलीज़म की तरफ अगर हम थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दें ना जी, तो इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात कम हैं। अगरचे जब तालीम का फ़ुक़दान हो, इल्म का फ़ुक़दान हो और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी तरफ हमारी तवज्जो ना हो, उसको हमने ना सीखा हो, ना पढ़ा हो, तो फिर घरों में मसाइल पैदा होते हैं। अगर ये बहू को पता हो कि भाई मेरी सास ने बस सारा काम कर देना है, तो बेहतर है कि मैं जो है 8 घंटे की बजाय 12 घंटे लगा के पैसे और कमा के ले आऊँ, ये भी ज़्यादती होगी। जब पता है कि भाई सास घर में है तो वो छोटे मोटे काम कर लेते, अगर वो उम्र रसीदा हैं तो बहू को चाहिए कि अपने हम के साथ, फैमिली के साथ गुफ्तगू करके अपने वर्किंग आवर्स को वो रिड्यूस करे और सास के साथ हेल्प करे। और जो बच्चों की तरबियत है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद दादा नाना हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, दादा और नाना और दादी और नानी ये बच्चों की जो तरबियत वो छोटी उम्र से लेकर गोद में बिठा के जो करती हैं। हमारे यहाँ जो है बच्चों को, अब तो पता नहीं शायद रिवाज नहीं रहा, वो ना वो माएँ रहीं ना वो बाप रहे, को ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चों को वो लोरी देना और उनको कलमे सुनाना, उनको कलमे याद करवाना, तो ये उसकी एक अपनी बरक़ात भी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। गैर मुसलमान का और मिजाज है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम क्योंकि मुसलमान हैं तो हम इस्लाम के मुताबिक उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो जो बड़े बैठे होते हैं, ये उनके लिए भी एक रौनक होती है, उनको भी तस्कीन मिलती है। खुदा न खास्ता खामद फौत हो गया, अब सास अकेली है, या सास फौत हो गई तो खामद वो जो है वो ससुर अकेला है, तो उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है बहू की, अपने बेटों की, अपने बच्चों की, ये बहुत बेहतरीन एक कंपनी है। तो मैं समझता हूँ कि फैमिलीज़म को तो हमें हर हालत में प्रमोट करना होगा। जो फैमिली वैल्यूज़ जो है ना सर, वो आप बच्चों को किसी के पास भेजकर या नर्सरी में भेजकर वो फैमिली वैल्यूज़ बच्चों में इंस्टिल नहीं कर सकते जो आप वैल्यूज़ खुद बच्चों को दे सकते। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि ये नंद भावज की उलझने और ये इसके बारे में आपकी क्या राय है? कि ये मैं तो ये कहूँगी कि आई एम द लकीस्ट पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मेरी शादी हुई है, रिसेंट लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है, तो मैंने तो ऐसा कोई फेस नहीं किया। ठीक, हम लोगों के तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। उसके अलावा मैं सिर्फ ये कहूँगी कि टॉलरेंस लेवल बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। अगर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? हम लोग किसी की बात टॉलरेट नहीं करते। अगर हम इसको ये कंसिडर कर लें, अगर मेरी सास ने मुझे कुछ कह दिया है, एज अ बुज़ुर्ग मेरे वालिदैन मुझे बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े कह देते हैं, हम आपस में बहन भाई एक दूसरे को कह देते हैं। तो जब हम ये माइंड बना के आते हैं कि जी हम जिसके घर जा रहे हैं कि वो हमारा अपना ही घर है, वो अपने ही हमारे पेरेंट्स हैं, अपने ही बहन भाई हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो किसी हद तक कम हो जाती हैं। यानी आप जब तो आप अपना माइंडसेट है, टॉलरेंस लेवल है कि आपने ये आपकी मदर आपको बहुत कुछ कह देती हैं, आपको बात बुरी नहीं लगती, तो यही चीज़ अगर कॉन्सेप्ट आप ये लेके अगले घर में जाएं, सास और ससुर को भी ये भी आपकी मदर हैं और वो भी किस वजह से डांटेंगी, आपकी किसी अच्छे वजह से डांटेंगी, उसके अलावा तो उन्होंने क्यों डांटा। ये बहुत ही अहम बात है कि अगर आपका माइंडसेट इस तरह हो कि आप सास और ससुर को भी माँ और बाप की तरह अगर तसव्वुर करें तो आप बहुत सी चीज़ें जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। आपकी बात में एक चीज़ ऐड करूँगी, हमें मतलब थोड़ा सा माशरे में ये चीज़ें प्रमोट करने की ज़रूरत है। एज अ मीडिया कंटेंट हम ऐसा डेवलप कराएं, ऐसे ड्रामे ना हों जहाँ पे सास बहू की लड़ाइयाँ हों या कुछ। देखें बहुत से घरों में ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ, बहुत से घर ऐसे हैं, मेरा घर ले लें, बहुत अच्छा घर है, अल्लाह का शुक्र है, कोई लड़ाई, कुछ ऐसे कोई ड्रामाज बनाएं जहाँ पे हम इस चीज़ को प्रमोट करें, क्योंकि हमारा बेस यही है, हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम यही है। तो हम इसको ऐसा कंटेंट मीडिया में दिखाएं। हमारी जो यूथ है वो सोशल मीडिया यूजर्स है, तो हम जब कंटेंट दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगी। नहीं, बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुन के। तो ये जो हमारे अक्सर ड्रामे जो नज़र आ रहे होते हैं, तो इनको चाहिए ड्रामा निगारों को कि ज़िंदगी के दूसरे पहलू जो है वो भी सामने लेकर आएँ। सर, आप दादा भी हैं, नाना भी हैं। हमने पढ़ा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ कितनी मोहब्बत से पेश आया करते थे और अपना सजदा लंबा कर लिया करते थे जब उनके नवासे उनके साथ खेला करते थे। जदीद तहकीक भी ये साबित करती है कि बच्चों की तरबियत में वालिदैन का बहुत बुनियादी किरदार है। अगर वालिदैन बच्चों की तरबियत कर सकेंगे अच्छे तरीके से तो वो बुराई की तरफ कम जाएंगे। अब मसला वर्किंग पेरेंट्स का है कि वर्किंग पेरेंट्स कैसे टाइम दें इतना कि बच्चों की अच्छी निगरानी कर सकें, तरबियत कर सकें, और अगर वो नहीं कर सकते तो फैमिलीज़म इस गैप को कैसे पूरा कर सकता है? ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी देखिए, जो सोसाइटी है
वो इस वक्त करप्ट होती जा रही है। मैं फिर आपको बरतानिया वापस लिए चलता हूँ सर। वहाँ माँ ने भी काम करना है और बाप ने भी काम करना है, वगरना वो अपने मकान की जो मॉर्गेज है, जो कर्जा है, उसकी किस्तें अदा कर सकेंगे। सर, उन्होंने जो जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं किस्तों पर, वो किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे। गाड़ी ली है, टीवी लिया है, फ्रिज ली है, कुकर लिया है, उसकी किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे। तो उनको यानी उन्होंने अपना जो लाइफ स्टाइल बना लिया है वो उसके लिए अब काम कर रहे हैं। तो जो उनका असल एसेट है बच्चे, उन बच्चों की तरबियत पर कुछ टाइम नहीं दिया जा रहा। और बच्चे स्कूल से आएंगे, अभी 6-7 साल का बच्चा होगा, वो अकेला ही आएगा, तो वो आकर जो है वो या गली में घूमे फिरेगा, माँ बाप काम पर हैं, या अंदर चला जाएगा घर में, या उसको किसी के पास छोड़ दिया जाएगा। या आगे 10-11-12 साल की बच्चा है कोई, तो वो उसको चाबी दे देते, चलो जी तुम आ जाओ तो घर में चली जाना स्कूल से आकर। तो बच्चों के पास क्योंकि ना नाना है, ना नानी, ना दादा, ना दादी, क्योंकि वो सिंगल लाइफ में चले गए, पेरेंट्स को ओल्ड होम में छोड़ दिया, उससे जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है वो कहीं ज़्यादा है। वो बिल्कुल मेजर भी नहीं हो सकता, वो मापा ही नहीं जा सकता जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है। और उसके असरात 2-4 दिन में तो नहीं निकलते, वो उसके असरात जनरेशंस में फिर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुआशरा इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि फैमिलीज़म को प्रमोट किया जाता है। अगरचे अब हमारे यहाँ भी अब ओल्ड होम बनना शुरू हो गए हैं, लोग अपने माँ बाप को घरों से कुछ निकाल देते हैं, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो है, कसीर तादाद में लोग वो माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं और उनको पूरा प्रोटोकॉल के साथ उनको रखते हैं। हाँ, अगर सास की तरफ से कोई बात हो जाए, जैसे डॉक्टर बाब ने भी कहा कि तो बच्ची को चाहिए, बहू को चाहिए कि थोड़ा सा अपना टॉलरेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा ऊपर कर ले। बात वक़्त ये भी होता है कि जब सास और ससुर जो हैं वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं तो वो ज़रा उनमें स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, फिर परेशानियां होती हैं। बच्चे एक ही परेशानी है तो शायद गुस्सा इधर निकल जाए, बेइज्जती कोई दूसरा बच्चा कर गया तो शायद इधर गुस्सा निकल जाए, बहू पर गुस्सा निकल गया। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ले बहू, और इसी तरह सास को भी करनी होगी कि ये बेटी आई है, मैं अपनी बेटी की भी तो कई ऐसी गलतियाँ होती थी जिनको मैं नज़रअंदाज कर देती थी, पर्दा डाल देती थी, तो मैं अपने खामंद को नहीं बताती थी कि जो आपकी बेटी ने आज हंडिया बनाई है और उसमें जो है ना जी वो मिर्चें सही नहीं थी या नमक नहीं था, पूरा शोरबा बहुत था, घी बहुत था, तो मैंने इसको ठीक किया। वो नहीं बताएगी, वो बड़े प्यार से बताएगी, रिस्पेक्ट से और बड़े फ़ख्र से बताएगी, आज माशाल्लाह आपकी बेटी हाजरा ने ये खाना बनाया है जी। तो इसी तरह अगर बहू की भी ये थोड़ी सी तारीफ़ कर दी जाए कि ये आज आपकी बहू ने खाना बनाया है, तो इससे जो अप्रिसिएशन से घर का माहौल अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे घर के माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्या खूबसूरत बात की आपने कि जैसे बेटी को माँ सपोर्ट करती है, अगर उसी तरह बहू को सपोर्ट करे और बहुएं जो हैं वो अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा दें। नाज़रीन, इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं उनकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो बहुत खुशगवार है, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और यहाँ तक कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि लोग ख़ुदकुशियों तक उतर आते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे पैनलिस्ट इस बात के ऊपर रोशनी डालें कि हम वो स्ट्रेस जो कि फैमिली रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जिस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं चाहूँगा कि हमारे पैनलिस्ट उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर रोशनी डालें कि जो हमारे माशरे में एक हकीकत है। ताहा साहब, आपने अपने बच्चों की शादियाँ करवाई होंगी, आपकी बहुएँ होंगी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपके नवासे माशाल्लाह और पोते पोतियाँ जो हैं उनके साथ आप खेलते हैं। इसी तरह आपके बहन भाई हैं, आपके भी ऑब्जर्वेशन में होगा। तो ताहा साहब, आप ये बताइए कि फैमिली में इकट्ठे रहते हुए आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और उनका हल हम कैसे तलाश कर सकते हैं उसवा हसना की रोशनी? देखिए जी, ये आपने मेरे ख्याल में बड़े टॉप लेवल का सवाल किया सर, क्योंकि यह प्रैक्टिकल सर, जिससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिलता है।
देखिए, अगर कोई ये समझे कि एक कपल की, मियाँ बीवी की जो शादी है वो बिल्कुल आइडियल लाइफ है, उनकी परफेक्ट लाइफ है, कोई इशू नहीं है, तो ये झूठ है। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। झूठ है। छोटे मोटे मसाइल हर घर में होते हैं,